बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कंसिडरेशन है। हमने देखा कंसिडरेशन के सेंसेस क्या है। हमने देखा कि कंसिडरेशन के बगैर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, बट देयर आर एक्सेप्शनल केसेस। देखो, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वाइड, होएवर द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। अब वो तमाम एग्रीमेंट्स जो कि हम पढ़ेंगे वो सारे वैलिड हैं। अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी वो वैलिड है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन। देखो, द एग्रीमेंट मेड एन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। The contract must be in writing. The contract must be registered according to law. The contract must be based on natural love and affection. There must be a near relationship between the parties. अब देखो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब उस एग्जांपल क्या, देखो, एफ ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड प्रॉमिस टू गिव 1 लाख टू हिज सन। एफ पुट्स एग्रीमेंट इन राइटन एंड गेट्स इट रजिस्टर्ड एस कैन इन्फोर्स इट। देखो, बाप ने कहा बेटे को कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा नेचुरल लव और अफेक्शन की बेस पे। अब इसके बदले में बाप के पास कोई कंसिडरेशन नहीं है। इसके मतलब बाप के पास किसी भी किस्म की कोई कंसिडरेशन नहीं है, बेटे की है। लेकिन अगर वो इन राइटिंग ले आता है, रजिस्टर्ड करवाता है और आपस में रिलेशन, क्लोज रिलेशन हो, जिसको ब्लड रिलेशन कहते हैं, वो हो, तो उस सूरत में वो इन्फोर्स करवा सकता है। इसी तरह वॉलंटरी कंपनसेशन। देखो, पहले हमने बात की थी कि फॉर एग्जांपल इफ़ द प्रोमिस इज मेड टू कंपनसेट द पर्सन हु हैज़ वॉलंटरी डन समथिंग फ्रॉम द प्रोमिसर। देखो, बात सिंपल सी आती है। हमने पहले बात की कि एक बंदा है, किसी का घर जल रहा है या बाइक जल रही है, उसने जाके बचा दिया उसको। अब फॉर एग्जांपल बाइक जल रही थी, बचा लिया। अब वो जिसकी बाइक थी वो कहता है यार मैं तुम्हें ना इस चीज़ का इनाम दूंगा, वॉलंटरी कंपनसेट करूँगा। तो उस सूरत में जो है ना, इवन विदाउट कंसिडरेशन था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वैलिड हो गया। अब इसमें कुछ सिनेरियोज हैं जो नोट करने वाले हैं। देखो, द सर्विसेज मस्ट बी रेंडर वॉलंटरली। देखो, फॉर एग्जांपल मेरे घर का एक बल्ब ख़राब है, मैं कहता हूँ यार किस ठीक करवाना है, लेकिन एक इलेक्ट्रिशियन आता है अपनी मर्ज़ी से आके ठीक कर गया। यानी उसने कहा सर्विसेज मस्ट बी रेंडर वॉलंटरली, उसने अपनी मर्ज़ी से वो काम किया। द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस व्हेन सर्विसेज वर रेंडर्ड, यानी उसने मेरे सामने ये काम किया। द इंटेंशन ऑफ द प्रोमिसर मस्ट बी टू कंपनसेट, मेरी इंटेंशन उसकी मजदूरी वगैरह नहीं देना, लेकिन उसको कंपनसेट करना है कि इसने चलो काम किया, मैं इसको कोई बेनिफिट दे दूँ। द सर्विसेज रेंडर्ड मस्ट बी लीगल। अब ये नहीं कि किसी को फैंटी लगा के आ गया जी मैंने आपके लिए फैंटी लगाई है पैसे दूँ, काम लीगल होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद देखो सी फाइंड्स 20% रिटर्न इट टू हिम, बी प्रोमिस to give rupees 500 to C, it is a contract. C saves B from drawing in the river and B promised to pay rupees 10,000 to C, it is a valid contract. अब देखो, नेक्स्ट आता है टाइम बार डेट। लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है अगर आपने किसी बंदे से पैसे लिए और 3 साल तक आपने उससे पैसे क्लेम नहीं किए, ना मांगे, ना अदालत में गए, ना कुछ किया, तो 3 साल बाद लॉफुली आप वो पैसे रिकवर नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं ना, डिग्री टाइम बार्ड हो गई है। टाइम बार्ड का मतलब है टाइम गुजर गया, अब आप नहीं कर सकते उसको। अ डेट बिकम टाइम बार्ड इफ इट इज़ नॉट पेड और क्लेम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम डेट इट बिकम्स ड्यू। अ टाइम बार्ड डेट इज नॉट रिकवरेबल। एन एग्रीमेंट टू पे अ टाइम बार्ड डेट इज valid even without consideration if the following condition are fulfilled. The debt must be time barred. The promisor himself must be liable for the debt. There must be a promise to pay time barred debt. The promise must be in writing and signed. देखो, for example, C owes rupees 10,000 to B, but debt becomes time barred. C signs a written promise to pay rupees 10,000 to B on account of the debt. It is a valid contract. कि एक बंदे ने पैसे लेने थे, फॉर एग्जांपल खान साहब ने, लेट्स सपोज मुझे पैसे देने हैं, वो टाइम बार्ड हो गया, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से पैसे दे रहा है और रिटर्न एग्रीमेंट कर रहा है, तो उस सूरत में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। देखो, खान की कोई कंसिडरेशन नहीं है,
कंसिडरेशन किसकी है? सिर्फ मेरी है। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त वैलिड है जब आपका जो डेट है वो टाइम बार्ड हो जाए। क्लियर? कंप्लीटेड गिफ्ट, देखो आप किसी को गिफ्ट देते हो, अमूमन देते ही रहते हो, आप लोग अमीर ही बड़े हो। देखो, एन एग्रीमेंट टू मेक अ गिफ्ट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक। However, any gift given by donor to donee is valid even without consideration। देखो हम लोग अक्सर देते हैं गिफ्ट, चैरिटी भी करते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, that is a valid contract। देखो, sees transfer property to be by a registered deed as a gift, it is a valid contract even without consideration। कि अमूमन क्या होता है, लोग गिफ्ट दे देते हैं, फिर आप उसे वापस नहीं ले सकते क्योंकि वो चली गई है चीज़। तो गिफ्ट में देखो एक पार्टी दे रही है, दूसरे पार्टी के पास कोई कंसिडरेशन नहीं, सिर्फ एक पार्टी कंसिडरेशन है, तब भी वो क्या है? वैलिड गिफ्ट है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पे हमारा कंप्लीट एक चैप्टर 13 है, ठीक है। उस चैप्टर को हम डिटेल में देखेंगे। मैं बेसिक आइडिया भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अभी जो CR है वो एज एजेंट काम कर रहे हैं, यानी वो क्लास को टीचर को हेल्प कर रहा है कि वो क्या करे, वो क्लास की करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है। तो इवन विदाउट कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो डैट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, C promised to sell B's house on his behalf, an agreement between C and B is valid even without consideration। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में दो पार्टीज होती हैं, एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा कंपनी का ओनर है, उसने एक एजेंट रखा हुआ है, मैनेजर रखा हुआ है, वो उसके लिए एज एजेंट काम कर रहा है। अब वो ऑफकोर्स सैलरी लेता है, उसके लिए कंसिडरेशन है। लेकिन आम रूटीन में क्या होता है, एक दोस्त का तैयार तो मेरी बाइक ठीक करवा लो। अब ये नहीं है कि वो उसके लिए पैसे मांगे, अब उसकी तो बाइक ठीक हो जाएगी, लेकिन दूसरे बंदे के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं एजेंट के लिए, तो वो फिर भी आपके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। क्लियर? आगे, रमिशन बाय द प्रोमिसी। रमिशन क्या है? ख़त्म कर दी एक चीज़ या कम कर दी है। देखो, मैंने लेट्स पर किसी से 5,000 लेने हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ चलो तुम मुझे 2,000 ही दे दो, मैं समझूंगा मेरे पास सारे पैसे आ गए हैं। तो उस सूरत में देखो कंसिडरेशन कम हो गई है, थोड़ी रह गई है, दूसरे बंदे के लिए नहीं है, तो तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। यानी जब आप अपनी प्रॉमिस या अपनी मर्ज़ी से प्रॉमिसर को छोड़ दे पैसे, तब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगली चीज़ आ रही है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अ कंसिडरेशन मे बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोमिसरी और एनी अदर पर्सन। इट मीन्स दैट अ पर्सन मे बी अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन बट मस्ट नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, यहाँ पे थोड़ी लॉजिक है। स्ट्रेंजर क्या होता है? अजनबी, जिसको पता नहीं है, जो अननोन है। देखो, लॉ क्या कहता है? एक बंदा कंसिडरेशन से अननोन हो सकता है, स्ट्रेंजर हो सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट कन्फर्म लाइट एन ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो कॉल्ड प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जाम्पल देखो, X owes ₹1 lakh to Y, X sell his house to B for ₹1 lakh and ask B to pay to Y. B fails to pay, Y cannot sue B because he is not a party to the कॉन्ट्रैक्ट। देखो, X ने पेमेंट किसको करनी है? Y को। लेट सपोज मैंने पेमेंट करनी है आपके तबस्सुम साहब को, ठीक है। मैंने वो पेमेंट करने के लिए अपना घर बेच दिया मुबश्शिर साहब को। मुबश्शिर साहब को मैंने कहा यार आपने इसको पेमेंट कर देनी है तबस्सुम साहब को। अब मुबश्शिर साहब पेमेंट नहीं करते, ठीक है, उनको पैसों की ज़रूरत थी, उन्होंने याशी कर दी। अब क्या हुआ, तबस्सुम साहब बाय लॉ मुबश्शिर साहब को अदालत में केस नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है। पार्टी कौन है? मैं, वो लॉफुली मुझे ही सू कर सकते हैं। क्लियर? अब इसमें भी ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी सिंपल सी बात है, जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एनफोर्स नहीं करवा सकता। लेकिन उसमें एक्सेप्शंस क्या है? सबसे पहले ट्रस्ट। इन केस ऑफ अ ट्रस्ट, द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द ट्रस्ट इज क्रिएटेड कैन सू टू इन्फोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट ऑल्दो ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट।
कि आपने सुना होगा अक्सर ट्रस्ट बने होते हैं वेलफेयर के, जैसे ईदी ट्रस्ट बना हुआ। अब उस ट्रस्ट में देखो, लेट सपोज हम लोग पैसे देते हैं, लोग अपनी ज़कात देते हैं, सारा कुछ करते हैं, पेमेंट करते हैं। अब उसका जो बेनिफिशियरी है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, वो इस चीज़ को इन्फोर्स करवा सकते हैं, ऑल्दो कि हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, ऑल्दो वो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन वो फिर भी क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक्सेप्शंस है। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखो सिंपल से एग्जांपल है, एक बंदा है बाय अ हाउस थ्रू अ लोन फ्रॉम बैंक। लेट सपोज तबस्सुम साहब ने बैंक से लोन लिया और घर खरीदा, फिर तबस्सुम साहब ने वो घर को सेल कर दिया, लेट सपोज डॉक्टर साहब को सेल कर दिया, विदाउट रिटर्निंग द बैंक लोन, द बैंक कैन रिकवर द लोन फ्रॉम एक्स। अब देखो, यानी बैंक क्या कर सकता है, तबस्सुम साहब ने बैंक से लिया घर लोन पे, ठीक है, यानी पार्टी कौन है कॉन्ट्रैक्ट की, बैंक है और तबस्सुम साहब है। लेकिन तबस्सुम साहब ने बाद में क्या किया, वो पैसे, वो बैंक, वो जो घर था वो डॉक्टर साहब को सेल कर दिया। अब डॉक्टर साहब इनके कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, लेकिन बाय लॉ बैंक डॉक्टर साहब से वो घर रिकवर कर सकता है ड्यू टू प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्शन केस है जिसमें आप रिकवर थर्ड पार्टी से कर सकते हो। इसी तरह आपका फैमिली सेटलमेंट केसेस होते हैं। देखो, ऑन द पार्टीशन ऑफ अ जॉइंट प्रॉपर्टी, टू ब्रदर्स एग्रीड टू पे ₹300 टू देयर मदर फॉर मेंटेनेंस, हेल्ड दैट शी वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट। शिप्पू वर्सेस अमल का केस है कि जब उनकी पार्टीशन हुई तो उन दोनों ने डिसाइड किया था कि हम तीन आपस में उनका एग्रीमेंट हुआ था। उनका क्या है, आपस का एग्रीमेंट है जिसमें बेनिफिशरी कौन है, मदर है, कि हम 300 रुपये माँ को दिया करेंगे मेंटेनेंस के लिए। लेकिन उन्होंने नहीं दिया तो वो अदालत में चली गई, अदालत ने कहा आपको देना पड़ेगा, बिकॉज आल्दो उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट था, मदर उसकी पार्टी नहीं थी, लेकिन फैमिली सेटलमेंट केस होने की वजह से वो इन्फोर्स करवा सकती है। क्लियर। आगे फिर बात आती है एजेंट की। देखो, एजेंट कोई भी काम करता है ना, वो प्रिंसिपल के बिहाफ के लिए करता है। तो एजेंट मस्ट, अब देखो इसमें एजेंट मस्ट एक्ट इन द नेम ऑफ हिज प्रिंसिपल। देखो, ए अपॉइंट्स बी एज हिज एजेंट टू बाय गुड्स, बी बायज गुड्स फ्रॉम सी, द गुड्स आर डिफेक्टिव, ए कैन सू सी। अब देखो, ए ने बी को अपॉइंट किया, बी क्या एजेंट है, एजेंट ने क्या किया, सी से चीज़ें खरीदी, चीज़ें ख़राब निकली। अब चीज़ें किसके लिए खरीदी थी, ए के लिए। कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के दरमियान हुआ था, बी और सी के दरमियान, ए के दरमियान नहीं था, लेकिन ए फिर भी उसको सू कर सकता है ड्यू टू एजेंट। वो एजेंट था, वो बी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वो इन्फोर्स करवा सकता है। इसी तरह हमारे पास आती है असाइनमेंट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो लास्ट हमारी एक्सेप्शन है कि वे द बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज असाइंड to a third party, the assignee can enforce a contract though he is not a party to the contract। देखो, एक्स असाइन इज इंश्योरेंस पॉलिसी, अक्सर हम जाते हैं तो बैंक में लिखा जाता है नेक्स्ट टू किन। मैंने लेट्स सपोज इंश्योरेंस करवाई है, अब मैंने आगे जो असाइनी मैंने अपने फादर को रख दिया, खुदा ना मुझे कुछ भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान है, लेकिन लेटर ऑन मुझे कुछ भी होता है तो मेरे फादर उस चीज़ को इन्फोर्स करवा सकते हैं। क्लियर। इस चैप्टर का हमारा मेरा ख्याल लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है क्या कि अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि अनलॉफुल है, जिस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, फॉरबिडन बाय लॉ। देखो, या तो उसे क्रिमिनल लॉ कहता है कि पनिशेबल अगर ये काम करते हो, या कोई स्पेशल एक्ट या लेजिस्लेशन कानून निकल आता है। फॉर एग्जांपल बी और सी कहते हैं कि हमने चोरी का माल आपस में डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट ही अनलॉफुल है, इसको अदालत में लेके जाएंगे, पहले तो वो पकड़ लेंगे इनको, हाँ भाई चोरी कहाँ से की है। फिर अल्कोहल की सेल करना विदाउट लाइसेंस इलीगल है पाकिस्तान के अंदर, ये कंसिडरेशन नहीं हो सकती। फिर डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो कोई लॉ को चीट करने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है, चीट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या है, अनलॉफुल है। सर ऑब्जेक्ट्स और कंसिडरेशन में इनडायरेक्टली वायलेट द लॉ। देखो, सी फेल्स टू पे अ लोन ही बोरोड फ्रॉम द बैंक, सी हाउसेस
अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी वर्ड्स में इसको समझा देता हूँ कि लेट्स सपोज मैंने बैंक से लोन लिया, घर लिया, मैं घर पे ना कर सकता, बैंक ने क्या कहा मेरे घर को ऑक्शन करेंगे। अब जब वो ऑक्शन के लिए आते हैं तो मैं कहता हूँ जनाब, लेट्स सपोज मैंने राणा साहब को कहा कि यार आपने जाना है, आपने ऑक्शन में हिस्सा लेना है, तो जितने भी का घर हुआ ना तो वो आपने ले लेना है, बाद में मैं आपसे ले लूँगा पेमेंट करके ना, यानी पैसे मैं दूंगा, आपने ले लेना है, मैं अपने नाम पे करवा लूँगा। यानी मैंने क्या किया, बाय लॉ मैं वो घर नहीं ले सकता, ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं लॉ को चीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, मैं किसी बंदे के थ्रू ले रहा हूँ, तो वो भी आपके कंसिडरेशन क्या हो जाती है, इलीगल, अनलॉफुल हो जाती है, फ्रॉडुलेंट। किसी को फ्रॉड का कहना या फ्रॉड करना, जैसे ए प्रोमिस टू पे 20,000 टू बी ऑन, बी इज प्रोमिस टू कमिट फ्रॉड ऑन सी, द एग्रीमेंट इज इलीगल। आप किसी को फ्रॉड के लिए, ऐसा काम के लिए नहीं कह सकते। फिर इसी तरह किसी बंदे को कहना कि किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करे, जैसे गुलू बर्ड ने किया था, या किसी बंदे को मारो, इंजरी टू पर्सन, ये भी कंसिडरेशन आपकी क्या है, अनलॉफुल है। फिर इमोरल, यानी कोई भी ऐसा काम जो एथिकली अच्छा नहीं है, इमोरल है, यानी हमारी सोसाइटी उसको पसंद नहीं करती। बड़े मज़ेदार केस है बाई बिजली वर्सेस हमादा नगर का। देखो, वुमेन वाज गिवन मनी टू ऑब्टेन, एक औरत थी, उसको किसी ने कहा कि तुम अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लो, तो मैं तुमसे क्या ना शादी कर लूँगा। अच्छा, द वुमन रिफ्यूज टू टेक डिवोर्स, हेल्ड दैट एग्रीमेंट वाज इमोरल, लेंडर कुड नॉट रिकवर द मनी। अब उसने पैसे भी दिए उसको कि वो क्या करे, डिवोर्स ले। औरत डिवोर्स नहीं लेती, पैसे भी खा जाती है, वो अदालत चला जाता है, अदालत कहता है डैट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप कोई गलत काम करने का, क्योंकि डैट इज़ बेसिकली अगेंस्ट द मॉरल वैल्यूज़, इमोरल चीज़ थी, वो नहीं कर सकते। फिर इसी तरह अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, कोई भी ऐसा काम जिससे पब्लिक को नुकसान हो, पब्लिक के लिए नुकसानदेह हो, इमोरलिटी आ जाती, करप्शन आ जाता है, इनजस्टिस आ जाता है, वो तमाम तो की तमाम चीज़ें क्या है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी कंसिडर की जाती हैं। देखो, बी प्रोमिस टू प्रोवाइड अ गवर्नमेंट जॉब टू सी प्रोमिस टू पे हिम ₹10,000, द एग्रीमेंट इज़ वाइड, कि आप किसी को पैसे दे के जॉब नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पे आपका क्लियर है। यहाँ पे देखो, हमें चीज़ें कंसिडरेशन पढ़े हैं, उसके सेंसेस पढ़े हैं। फिर एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्ट विच आर वैलिड विदाउट कंसिडरेशन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बात की है। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस विच द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन आर लॉफुल। अब देखो, ये क्वेश्चन है कि वो कौन से सिनेरियोज़ हैं जो कि कंसिडरेशन इसमें लॉफुल होती है, तो हमने वो तमाम सिनेरियोज़ पढ़े हैं जिसमें अनलॉफुल की बात हुई है। तो अब अनलॉफुल को डिस्कस करके बता सकते हो कि इनके अलावा जितने भी सिनेरियोज़ हैं उन तमाम में कंसिडरेशन आपकी लॉफुल होती है। यहाँ पे आपका चैप्टर 3 ख़त्म है, तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो भी क्यूरीज हो, यू आर मोर देन वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।